गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाउ इस लेक्चर में अभी हमें जो टॉपिक देखना है वो है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। मैं आपको स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है स्ट्रिंग में ये बता चुका हूँ। हाउ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म इन ए स्ट्रिंग। सो अभी हमें यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका रिलेशन लिखना है और उसी से ही हमें लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यहां पर देखना है। तो सबसे पहले यहां पर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लिखेंगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrations of a stretched string is given by n equals to 1 upon 2l under root p upon m। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। n equals to 1 upon 2l under root t upon m। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है वेयर n जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में l जो है लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। इसमें जो t है, जब आप किसी स्ट्रिंग को एट द सेंटर जब आप उसको खींचते हैं परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तब जो टेंशन अप्लाई होता है वो टेंशन यानी कैपिटल टी है। सो टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग और फाइनली यहां पे जो m है दिस इज योर मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ या फिर हम स्मॉल m को लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं वायर का। तो इसीलिए मैं यहां पे और करके लिख रहा हूं लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर। ये रिलेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। इसी रिलेशन का यूज करके हमें यहां पर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉस जो है वो देखने हैं। ना सबसे पहले फर्स्ट लॉ, इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ लेंथ। क्या कहा जाता है इसको? दिस इज लॉ ऑफ लेंथ। नाउ लॉ ऑफ लेंथ क्या है ये अभी हमें यहां पर जानना है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है, लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, लेंथ डिनोमिनेटर में है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यूमरेटर में है। यानी लेंथ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का और n एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लेंथ यहां अगर एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमें यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो n को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और l को क्या कहेंगे? लेंथ उस स्ट्रिंग का जो वाइब्रेट हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रिलेशन बना n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहां लिखते हुए क्या लिखेंगे आप? दी n क्या है आपका बताइए? वर्ड्स में अगर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लेंथ को। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? एन प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/L यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। बट इस रिलेशन में उसके साथ टेंशन और लीनियर डेंसिटी दोनों भी है, मतलब T और M यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो इसीलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे? इफ टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग and linear density remains constant, और ये हमारा रिलेशन बनेगा n is inversely proportional to L if T and M are constant। अब यहां पे इस रिलेशन में ये T और M ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अभी आप यहां पर क्या लिखेंगे? Therefore, नाउ इस रिलेशन में अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे n, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, वहां पे आएगा इक्वल टू और कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद क्या आएगा? इक्वल टू और कांस्टेंट इनटू 1/L। ठीक है, अब ये जो L है ये आप इधर लेकर आइए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज NL इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। Therefore, आप ऐसा लिख सकते हैं N1 L1 equals to N2 L2 and so on। ठीक है, ये ऐसा रिलेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप दो ही लेंथ और दो फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ लेंथ। अब इसके बाद में सेकंड लॉ, हम इस लॉ को कहेंगे लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन कहेंगे हम इसको। अब देखिए, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में है और यहां पे ये जो टेंशन है ये यहां पे न्यूमरेटर में ही है, राइट हैंड साइड में। तो दिस वन n और ये रूट ऑफ t ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर में है, और यहां लेंथ और m दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों यहां कांस्टेंट हो जाएंगे। दैट मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, और कंडीशन क्या रहेगा? इफ लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर डेंसिटी ये दोनों आपने क्या रखने हैं? दे आर केप्ड कांस्टेंट। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बताइए? लॉ में क्या लिखेंगे? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रिंग यानी कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के साथ। तो आप क्या लिखेंगे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग। स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग। अब कंडीशन ये है कि n और t अगर एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस समय पे लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ ये दोनों क्या होने चाहिए?
कांस्टेंट होने चाहिए। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ remains constant are kept constant, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। That is n is directly proportional to square root of t, जो हमने यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है n is directly proportional to square root of t। तो यहां पर आएगा if L and M are constant, ये हुआ आपका रिलेशन। अब आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाइए। नाउ n प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह इक्वल टू और कांस्टेंट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ t। सो यहां पे ये रूट टी आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाइए, आपको यहां पर क्या मिलेगा, n अपॉन रूट टी। ठीक है, ये अपॉन में जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहां पे रिलेशन में आएगा कांस्टेंट। ठीक है, मतलब n अपॉन रूट टी का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं n1 अपॉन रूट t1 विच इज इक्वल्स टू n2 अपॉन रूट t2, अगर आपने दो वाइब्रेशन ली है तो ये n2 इधर जा सकता है और ये टेंशन इधर आ सकता है, तो हमारा फाइनली रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ रिलेशन बनेगा n1 अपॉन n2 विच इज इक्वल्स टू, ये t1 इधर जाएगा यानी अंडर रूट में t1 अपॉन t2। ये रिलेशन आपको याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशंस, दिस फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो ये हुआ हमारा सेकंड लॉ, लॉ ऑफ टेंशन। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे थर्ड लॉ यहां अभी हमें देखना है। थर्ड लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ या लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। मास पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल m होता है। ठीक है, और n जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो जो हमारा बेसिक रिलेशन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो देखिए n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। अगर ऐसा है, देखिए यहाँ पे n न्यूमरेटर में है और m यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यानी n और m ये एक दूसरे को क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ और लीनियर डेंसिटी, और तब उस समय पे टेंशन स्ट्रिंग को जो आप अप्लाई करेंगे और लेंथ, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला, यहाँ पर पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस इन ए straight string is inversely proportional है, is inversely proportional to, it is inversely proportional to the mass per unit length, मास पर यूनिट लेंथ, या हम उसी को कहते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब n और m एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस समय पे आपका टेंशन और लेंथ ये एक दूसरे को, ये टेंशन और लेंथ जो है ये कांस्टेंट रहेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे इफ टेंशन अप्लाइड टू स्ट्रिंग and
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया लॉ। अब यहां पे रिलेशन क्या लिखेंगे, दैट इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। और फिर रिलेशन में क्या बचा, टेंशन और लेंथ। इफ L and T, length of the string and tension applied to the string are constant। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ये आपका थर्ड लॉ। अब यहां पे अगर आपको रिलेशन बनाना है तो आप रिलेशन कैसा बनाएंगे, यहां पे जब आप रिलेशन बनाएंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं n, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो इक्वल टू और कांस्टेंट, इक्वल टू और कांस्टेंट इनटू यहां पे 1/√m, ये ऐसा रिलेशन बनेगा। तो ये √m जो है ये आप इधर लेकर आइए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, यानी यहां पर आएगा n इंटू √m विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपका रिलेशन बनेगा, कांस्टेंट इंटू 1 यानी कांस्टेंट। सो यहाँ पे ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है, अब आपको अगर ये रिलेशन यहाँ पर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, therefore n1 इंटू √m1 विच इज इक्वल्स टू n2 इंटू √m2, आप ऐसा भी लिख सकते हो। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो चाहिए तो आप मास पर यूनिट लेंथ को इधर भेज दीजिए, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उधर हो जाएगा। therefore n1 upon n2 which is equals to इधर का m2 as it is है और इधर का ये m1 upon में जाएगा। so this implies n1 upon n2 equals to m2 upon m1। ये भी रिलेशन न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now, अब हमने जो अभी थर्ड लॉ देखा, दैट इज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे अभी हम वो वाला लॉ यहां पर लिख लेते हैं, वी हैव n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग is inversely proportional to square root of mass per unit length of the string। और यहां पे हमने लिखा था if length and tension are constant, ये अभी हम यहां पर लिख चुके। ठीक है, दिस इज योर थर्ड लॉ। बट हम यहां पे थर्ड लॉ का अल्टरनेटिव देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो अल्टरनेटिव देख रहे हैं उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये चेंजेस अभी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। सी, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं m। m क्या होता है, m होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अपॉन में पर यूनिट यानी डिवीजन हो गया, अपॉन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपका बन गया स्मॉल m का फॉर्मूला, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब आप ये जानते हैं कि मास और डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, हम वो रिलेशन जानते हैं, सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं m अपॉन l, मास स्ट्रिंग का कैपिटल M और लेंथ जो है वो स्ट्रिंग का दैट इज स्मॉल l। अब यहां पे ये मास आपका कैपिटल M हो गया, डेंसिटी यानी रो हो गया और V यानी वॉल्यूम हो गया, यानी कैपिटल M का वैल्यू हो गया आपका रो इंटू V। तो आप इस रिलेशन में M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी रो इंटू V। देयरफॉर स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन L विच इज इक्वल्स टू यहां पे m की जगह पे रो इंटू V अपॉन में लेंथ। ठीक है, अब यहां पे स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग लीनियर होता है,
ठीक है, उसमें लेंथ होता है। तो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला बनेगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो आप वॉल्यूम की जगह यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, और यहां पे एल। सो ये एल और ये एल कैंसल, सिंस यहां पे आप लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। तो L न्यूमरेटर में और L डिनोमिनेटर में दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे एरिया लिखना है। सो एरिया, क्योंकि स्ट्रिंग सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, इसीलिए रो इंटू ए यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा स्ट्रिंग का एरिया। तो आपको फाइनली देयरफॉर स्मॉल m इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, रिलेशन रो इंटू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर रो। ये m हो जाएगा आपका, और यहां पर लिखेंगे सिंस a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग का एरिया सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होता है, इसीलिए a का वैल्यू पाई आर स्क्वायर हुआ। यहां पे मैंने a की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो गया स्मॉल m का। नाउ अब इसके बाद में यहां पर ये m आपको दिखाई दे रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, n is inversely proportional to square root of m. Putting value of m in above equation, ऊपर के इक्वेशन में m की जगह पे आप पाई आर स्क्वायर रो पुट करिए, तो यहां पे क्या आएगा, n is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m की जगह पे पाई आर स्क्वायर रो। ये आपका रिलेशन होगा, इसमें से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, r बाहर आ जाएगा। सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r अंडर रूट में पाई इंटू रो। आपका फाइनली ये रिलेशन बनेगा। अब ये है आपका अल्टरनेटिव लॉ, अल्टरनेटिव टू थर्ड लॉ। अब इसमें आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इधर दिखाई दे रहा है, और रेडियस जो है स्ट्रिंग का वो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग का और रेडियस जो है स्ट्रिंग का, ये दोनों एक दूसरे को क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर इफ रो मींस डेंसिटी इज कांस्टेंट, देन n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये रिलेशन होगा आपका, ठीक है। और अगर आपने रेडियस कांस्टेंट रखा तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी।